Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं स्टडी विद AP03। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था पूरी कंप्लीट हिस्ट्री इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों सिविलाइजेशंस इंडिया और चाइना बहुत टाइम से लिंक थी बाय टाइज ऑफ ट्रेड एंड कल्चर, और दोनों देशों ने एक दूसरे के यूरोपियन डोमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल को बहुत कीनली वॉच किया था। कांग्रेस और नेहरू के रिलेशंस अच्छे थे कुओमिंतांग के लीडर चियांग काई शेक के साथ, क्योंकि उन्होंने अर्ज किया अमेरिकन से कि वो अर्ज करें ब्रिटिश से टू ग्रांट द इंडियंस इंडिपेंडेंस। तो इन 1949 में पावर में थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और अब रिलेशन कैसे होंगे। और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए इंडिया ने अपना एम्बेसडर टू बीजिंग रिटेन किया, और उस टाइम पे इंडिया के एम्बेसडर टू बीजिंग थे हिस्टोरियन KM पानिकर। और मई 1950 में KM पानिकर को मौका मिला माओ जेडोंग से मिलने का, और पानिकर माओ से काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी माओ जेडोंग की आंखों में काइंड लुक था और कोई भी साइन नहीं था क्रुएल्टी और हार्डनेस का। इन अक्टूबर 1950 चाइना ने तिब्बत पे हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। तिब्बत उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। चाइना ने तिब्बत पे काफ़ी टाइम से सुजरेनिटी क्लेम किया हुआ था। इंडिया के तिब्बत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। और 7 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को कहा कि चाइना इज़ नो लॉन्गर डिवाइडेड, इट इज़ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। और नेहरू को एक लेटर में पटेल ने लिखा, recent and bitter history also tells us that communism is no shield against imperialism, and that the communists are as good or as bad imperialists as any other. Chinese ambitions in this respect not only cover the Himalayan slopes on our side but also include important parts of Assam. Chinese irredentism and communist imperialism are different from the expansionism or imperialism of the Western powers. The former has a cloak of ideology which makes it 10 times more dangerous. In this guise of ideological expansion lies concealed racial, national और historical claims. तो ये कहना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो उन्होंने नेहरू को एक लेटर में लिखा था। तो पटेल ने नेहरू को रिक्वेस्ट करी थी इंडिया को डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग बनाने की, और नेहरू ने पटेल को रिप्लाई करते हुए लेटर में लिखा, रिगार्डलेस ऑफ द हैपनिंग्स इन तिब्बत, इंडिया शुड स्टिल सीक सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बीजिंग फॉर इंडिया एंड चाइना एट पीस विल मेक अ वास्ट डिफरेंस टू द होल सेटअप एंड बैलेंस ऑफ द होल वर्ल्ड। दोनों कंट्रीज वास्ट बॉर्डर शेयर करती थी। इंडिया के वेस्ट में border ran along the Buddhist-dominated district of Ladakh, which touched the Chinese provinces of Tibet and Xinjiang. और इंडिया के ईस्ट में बॉर्डर डिफाइंड है मैकमैन लाइन से एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी साइंड बाय ब्रिटिश एंड तिब्बत इन 1914। और चाइना कहता था कि मैकमैन लाइन ब्रिटिश रूल में थी, और तब इंडिया और चाइना दोनों सोवरेन नहीं थी, और इसलिए ये इलीगल है। 1954 में एक वाइड रेंजिंग एग्रीमेंट में इंडिया ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का पार्ट मानने लगा, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ जिसमें 5 प्रिंसिपल्स, जिसे पंचशील भी कहते हैं, ऑफ पीस को एग्जिस्टेंट आउटलाइन हुए, विच इंक्लूडेड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। एक आदमी जिसने अपोज किया इस एग्रीमेंट को, वो थे गिरिजा शंकर वाजपेयी। उनका कहना था कि कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट रशिया से बिल्कुल अलग नहीं है अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने में। 1954 के एंड में नेहरू पहली बार चाइना गए, और वहाँ ह्यूज क्राउड्स ने उन्हें ग्रीट किया। नेहरू हैड डिस्कशंस विद चौ एंड लाई अबाउट बॉर्डर क्वेश्चंस के, और माओ जेडोंग से वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में। नेहरू ने तिब्बत की ऑटोनॉमी पे भी बात करी, और चाइनीज़ ने श्योर किया कि दलाई लामा के होते हुए Tibet would enjoy a status which no other province enjoyed in the People's Republic of China.
और फिर इंडिया वापस आने के बाद नेहरू ने कलकत्ता मैदान पे एक स्पीच में उन्होंने कहा, द पीपल ऑफ चाइना डू नॉट वांट वॉर, दे वर टू बिजी यूनाइटिंग देयर कंट्री एंड गेटिंग रिड ऑफ पॉवर्टी। 2 साल बाद चौ एनलाई इंडिया आए और उनके साथ थे दलाई लामा और पांचन लामा, क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया था गौतम बुद्धा की 2500th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस में पार्ट लेने के लिए। और फिर दलाई लामा ने नेहरू से कहा कि एक रिवोल्ट की सिचुएशन बन रही थी तिब्बत में और दलाई लामा खुद इंडिया में रहने के लिए सोच रहे थे। और जब नेहरू ने चौ एनलाई से तिब्बत की सिचुएशन के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि तिब्बत में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। सो इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू बी ब्रदर्स इन आर्म्स, और फिर एक स्लोगन निकला, हिंदी चीनी भाई भाई। तो 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने मिकमैन लाइन क्रॉस करी और इंडियन टेरिटरी में आ गए, और इंडिया में उन्होंने अपनी पहली रात तवांग की बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में गुजारी। 1958 में तिब्बत के खम्पास ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया चाइनीज़ के अगेंस्ट, लेकिन थोड़े टाइम में रिवोल्ट पर चाइना ने कंट्रोल कर लिया और रिवोल्ट बंद हो गया। 3 हफ्तों बाद दलाई लामा खुद पीएम नेहरू से मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें थ्रेट्स आ रहे थे, इसलिए वो इंडिया आ गए। दलाई लामा इंडिया के मदद से तिब्बत के इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे थे, और नेहरू ने उन्हें रिप्लाई दिया कि इंडिया तिब्बत की फ्रीडम के लिए वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता। बाय द टाइम इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जब 1957 में लद्दाखी लामा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुशाक बकुला तिब्बत गए तो उन्होंने वहाँ सिंकियांग की तरफ एक रोड बिल्डिंग के एविडेंस नोटिस किए। और फिर जुलाई 1958 में चाइना पिक्टोरियल ने एक मैप पब्लिश किया, उसमें नेफा, उस अरुणाचल प्रदेश को उस टाइम पे नेफा कहते थे, और लद्दाख के कई पार्ट्स चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर दिखाए। तो 18 अक्टूबर को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने चाइना के एम्बेसडर को प्रोटेस्ट करते हुए लिखा कि जो आप सिंकियांग तिब्बत हाईवे बना रहे हैं, वो जो लद्दाख से क्रॉस कर रहा है, वो इंडियन टेरिटरी में आता है। 1958 के एंड में तक दोनों नेहरू और चौ एनलाई दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखने लगे, और नेहरू और चौ के बीच के लेटर्स एक की सोर्स हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने में। और फिर दिसंबर 1958 में नेहरू ने चौ को एक लेटर में लिखा और उन्हें उसमें पहले चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में लिखा, और फिर धीरे धीरे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में लिखा। और 1 महीने बाद चौ ने रिप्लाई में लिखा कि हिस्टोरिकली कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट साइनो इंडिया बॉर्डर पे साइन नहीं हुई है, और मिकमैन लाइन एक प्रोडक्ट थी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अग्रेशन की तिब्बत के अगेंस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियली ये लीगल नहीं है, और चौ के ओपिनियन में इंडियंस जिस एरिया पर रोड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो चाइना के अंडर आता है। और ये सब बताता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट डू एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 22 मार्च 1959 को नेहरू ने फिर से लिखा चौ को, और वो काफ़ी सरप्राइज थे ये सुन के कि मिकमैन लाइन को चाइना ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, और जबकि कई एग्रीमेंट भी साइन हुए थे, जैसे एग्रीमेंट बिटवीन कश्मीर एंड लहासा इन 1842 और मिकमैन लाइन बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बत इन 1913 और 14। इन सब के अलावा नेचुरल फीचर्स थे, जैसे वाटरशेड्स, माउंटेन टॉप्स, जो क्लियरली दोनों कंट्रीज़ के बीच बॉर्डर्स बताते हैं। दलाई लामा के इंडिया में 1 महीने आने के बाद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने अश्योर किया कि इंडिया का कोई इरादा नहीं है तिब्बत की इंटरनल हैपनिंग्स में इंटरफेयर करने का, और दलाई लामा को रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलेगा इंडिया में, लेकिन उन्हें इंडिया से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी दी जाएगी। फिर 8 सितंबर 1959 को चौ एनलाई ने नेहरू के 22 मार्च के लिखे हुए लेटर को रिप्लाई देते हुए कहा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट मिकमैन लाइन को बिल्कुल नहीं मानती, और कोई भी पूरी साइनो इंडियन बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, और मांग करी एक नए सेटलमेंट की जो दोनों साइड्स के लिए फेयर और रीजनेबल हो। और चौ ने लेटर ख़त्म किया ये कहते हुए कि इंडियन ट्रूप्स
आर्म टिबेटन बंदित्स को बचा रहे थे। फिर नेहरू ने चोऊ के लेटर को रिप्लाई देते हुए कहा कि इंडियंस नाखुश हैं चाइना के इस एलिगेशन से, जो कि चाइना मिकमैन लाइन को बिल्कुल नहीं मान रही। नेहरू ने यह सब भी पॉइंट आउट किया कि 1914 से लेकर 1947 तक कोई भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मिकमैन लाइन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, और नेहरू ने यह भी रिजेक्ट कर दिया कि इंडियन ट्रूप्स टिबेटन ट्रूप्स को शील्ड कर रहे हैं। और इस टाइम पे इंडिया चाइना लेटर्स भी एक्सचेंज कर रहे थे और बुलेट्स भी। अगस्त 1959 में एक क्लैश ऑफ आर्म्स हुआ लोंगजू में। फिर अक्टूबर 1959 में इंडियन पेट्रोलिस्ट को कोंका पास के, जो कि लद्दाख में आता है, उस पर चाइनीज़ ने अटैक कर दिया। इस क्लैश में 9 सोल्जर्स शहीद हो गए और कई सोल्जर्स को कैप्चर भी कर लिया गया। और हर बार चाइनीज़ यही कहते कि इंडियंस उनकी टेरिटरी में आ गए थे। और जब टिबेटन रिवोल्ट फेल हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट को इनमें से एक या दोनों कर देना चाहिए था। अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए था चाइनीज़ बॉर्डर्स पर, और दूसरा एक सीरियस होके चाइना से फ्रेश सेटलमेंट के लिए डिमांड करना चाहिए था। सितंबर अक्टूबर के बॉर्डर क्लैशेस के बाद चोऊ एंड लाई ने नेहरू को सजेस्ट किया कि दोनों कंट्रीज मिकमैन लाइन को ईस्ट और वेस्ट में 20 किलोमीटर विड्रॉ कर लें, लेकिन नेहरू ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब जब सिचुएशंस और टफ होने लगी तो इंडिया ने चोऊ एंड लाई को इनवाइट किया इंडिया। चोऊ एंड लाई और नेहरू ने कम से कम 20 घंटों की कॉन्वर्सेशन हुई, और इनकी कॉन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट्स अभी भी सीक्रेट हैं। चोऊ ने यही डिमांड करी कि हमें अक्साई चीन चाहिए, और जो रोड सिंकियांग और तिब्बत को लिंक करे वो चाहिए। और ऐसे ही फेल्ड समिट्स होते गए और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। तो जुलाई 1962 के 3rd वीक में गलवान वैली में क्लैशेस हुए इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में, और फिर अर्ली सितंबर में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया नामचू रिवर की थागला रिज वैली में। इंडियंस क्लेम कर रहे थे कि थागला रिज इंडिया में है, लेकिन और चाइना कहता था कि रिज चाइना में है। और जून में इंडिया ने एक असम राइफल्स के एक प्लेटून को ढोला में इस्टेब्लिश कर दिया, और चाइना ने भी एक पोस्ट थागला में इस्टेब्लिश कर दिया। चाइनीज़ ट्रूप्स को थागला से डिसलॉज करने के लिए इंडियन आर्मी के 2 बटालियंस भेजे, लेकिन इन ट्रूप्स के पास लाइट आर्म्स थे और केवल 3 दिन का राशन। और 9 अक्टूबर को दोपहर को इंडियन ट्रूप्स नामकाचू वैली पहुंच गए, लेकिन वो काफ़ी थक चुके थे। और 10 अक्टूबर की सुबह चाइनीज़ ने अटैक कर दिया। इंडियन ट्रूप्स वैसे भी कम थे चाइनीज़ ट्रूप्स के मुकाबले, और चाइनीज़ यूज़ कर रहे थे हैवी मोटार्स। और 19-20 अक्टूबर की रात को चाइना ने हमला कर दिया दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में, और उस रात न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, A smoldering situation burst into flame as heavy battles broke out in both of the disputed areas. Masses of Chinese troops under the cover of thunderous mortar fire drove the Indians back on each front. Both sides had built up forces on the border, but independent observers laid the onslaught to the Chinese. The Chinese attacked in waves, armed with medium machine guns backed by heavy mortars. 2 Chinese divisions were involved in the invasion, these using 5 times as many troops as had the Indians. और धीरे धीरे लद्दाख में 8 पोर्ट्स, नेफा में 20 और तवांग भी चाइनीज़ कंट्रोल के अंडर आ गया था। और 24 अक्टूबर को चोऊ ने नेहरू को एक लेटर लिखा। उसमें चोऊ कहना था कि इंडिया और चाइना दोनों एक कॉमन एनिमी शेयर करते थे, जो कि है इम्पेरियलिज्म। और चोऊ का सल्यूशन यही था कि दोनों कंट्रीज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर्स का एरिया विथड्रॉ कर लें। और 28 अक्टूबर को अमेरिकन एम्बेसडर नेहरू से मिलने गए, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को वेस्ट कंट्री से मिलिट्री एड लेनी चाहिए। और जल्दी ही ब्रिटेन अमेरिका ने प्लेन्स भेजे विच कंटेंट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। फ्रांस और कनाडा भी इंडिया को वेपन सप्लाई करने के लिए मान गया। और 8 नवंबर को नेहरू ने
एक पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि चाइना ने पंचशील की स्पिरिट को बिट्रे किया है और इंडिया के गुडविल और फ्रेंडशिप को भी तोड़ा है, और हमने अब एक ऐसी कंट्री के विक्टिम हैं जो कहता है कि वो इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट है। नेहरू ने आगे कहा कि भले ही चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन उसने बता दिया कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट और इम्पेरियल माइंडेड कंट्री है। टू बैक ऑन बॉर्डर्स, चाइना तवांग पे कब्जा तो कर ही चुका था, और चाइनीज़ ने असम के बोमडिला पे भी कब्जा कर लिया, और जैसे ही सबको लग रहा था कि चाइनीज़ असम में भी घुस जाएंगे, वैसे ही चाइनीज़ ने यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस कर दिया, और फिर क्वेश्चंस और चाइनीज़ चले गए। फिर यही क्वेश्चन सबके मन में था कि चाइनीज़ ने पैकअप कर दिया और घर क्यों चले गए। इसका आंसर यही था कि विंटर्स आ रही थी और हिमालय जल्दी ही बर्फ से भर जाता और चाइनीज़ सप्लाई लाइंस को मेंटेन नहीं कर पाती, और एक आदमी बस ये कह सकता था कि इतने केयरफुल अटैक के पीछे कितने सालों की प्रिपरेशन होगी। और डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग 1383 सोल्जर्स इंडिया के शहीद हो गए, और 3968 को एज अ प्रिजनर्स ले गए, और 1696 अभी भी मिसिंग हैं। और साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में क्लैश हुए नेशनल मिथ्स के, नेशनल ईगोस के, नेशनल इनसिक्योरिटीज़ के, और फाइनली नेशनल आर्मीज़ के। और इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी गलती हुई हो मुझसे या आपको जो भी वीडियो में अच्छा लगा हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।